सीजन 2 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चाक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिन्हो सब कुछ ट्राई कर चुका था लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। इसलिए जिन्हो अपने शैडो सोल्जर को बिंगू की बॉडी लाने के लिए बोलता है। तभी एक सोल्जर बिंगू की बॉडी लेकर के आ जाता है। जिन्हो बिना टाइम वेस्ट किया अराइज बोलता है और बिंगू की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बिंगू भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो बिना टाइम वेस्ट किए हीलिंग स्टार्ट कर देता है। ये देख करके बाकी के हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पहली बार जिन्हो को उसकी पावर यूज करते देख रहे होते हैं। लेकिन योनहो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जिन्हो से कहता है वो चीज बिंगू नहीं हो सकती। जिन्हो बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर योनहो बोलता है बिंगू अपनी पूरी लाइफ में बैटलफील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज उसे फिर से बैटल में मत ले जाना। जिस पर जिन्हो कहता है हाँ इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि बिंगू बहुत नरम दिल इंसान हुआ करता होगा। इतना बोल के जिन्हो बिंगू की तरफ बढ़ता है और एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। ये देख करके योनहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिंगू को फाइनल गुड बाय देता है। फिर बिंगू गायब हो जाता है और योनहो जिन्हो से थैंक यू बोलता है। फिर वो लोग केव से निकलने लगते हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। फिर जिन्हो बोलता है तुम लोग जाओ, मैं बचे हुए एंड्स को खत्म करके आता हूँ। फिर जिन्हो भी काइजल पे सवार होकर के एंड्स को मारने निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो में। वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है जिन्हो को लेकर। एक्चुअली वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिन्हो को अपनी कंट्री में ले जाने की। उनका मानना था कि जिन्हो बहुत टैलेंटेड है और कोरिया जैसे छोटे देश में उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इधर फिर से जिन्हो को दिखाया जाता है उसका लेवल अब 100 हो चुका था बाकी एंड्स को मारते मारते। वो अब एंड किंग की बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन तभी धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है शैडो एक्सट्रैक्शन सफल हुआ। आंट किंग शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था और उसका रैंक सिस्टम के हिसाब से जनरल होता है क्योंकि उसकी आर्मी में हाईएस्ट रैंक एलीट थी जो कि इग्रिस की थी। इसलिए वो आंट किंग की जनरल रैंक देखकर सरप्राइज होता है। और अब आंट किंग जिन्वू का सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने। तभी उसके पीछे से आवाज आती है मेरे किंग प्लीज मुझे कोई नाम दो। आंट किंग मरने के बाद भी बोल सकता है। ये सोचकर जिन्वू बिल्कुल शॉक होता है। शायद आंट किंग की रैंक जनरल है और इसलिए शायद वो बोल सकता है। जनरल से लॉयर रैंक वाले सोल्जर्स बोल सकते हैं। जिन्वू आंट किंग से पूछता है मैंने तुम्हें मारा है तो क्या तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे? जिस पर आंट किंग कहता है एक तरह से मैं मरा नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपको फॉलो करूंगा। और तभी फिर से वो जिन्वू से उसका नाम रखने की रिक्वेस्ट करता है। जिन्वू थोड़ा सोचता है और उसका नाम बेरू रख देता है। वैसे जिन्वू ने इतना सोचकर उसका नाम बेरू ही क्यों रखा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब वापस से जिन्वू एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने जाता है और एराइज बोलता है। आंट क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है लेकिन उसकी रैंक भी जनरल होती है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि आंट क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद से ही बाकी के एंड्स के साथ उसका कनेक्शन वीक होने लगता है। तो वो बेरू से पूछता है कि तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? बेरू बताता है आंट क्वीन की एबिलिटी अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करना और रिप्रोडक्शन करना है, लेकिन फिजिकल बॉडी के बिना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी कॉलोनी को कंट्रोल कर रही है। अब जिन्वू समझ जाता है कि आंट क्वीन फाइट नहीं कर सकती तो वो उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए वो आंट क्वीन का एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिन्वू जल्द से जल्द बाकी के बचे आंट्स को निपटा कर रेड खत्म करने का सोचता है। वो बेरू से पूछता है क्या तुम्हें पता है आइलैंड पर कितने आंट्स जिंदा बचे हैं? बेरू जवाब में बताता है रेड शुरू होने से पहले 8700 एंट्स थे, अब 4000 बचे हैं। जिन्वू सोचता है मुझे पता नहीं था अभी इतने सारे एंट्स बचे होंगे। वो फिर बेरू से पूछता है क्या तुम सबको मार सकते हो? बेरू सीरियस टोन में कहता है आप चाहते हैं तो जरूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं आंट क्वीन के मारे जाने के बाद बाकी आंट्स इधर उधर भटक रही होती हैं। कोरियन हंटर जो आइलैंड के आसपास होते हैं वो इन सब बचे एंट्स को मार रहे होते हैं, पर एंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। तभी तेजी से एक चीज उड़ती हुई उनके सामने से गुजरती है और जितने भी आंट्स उसके रास्ते में होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। ए रैंक और बी रैंक हंटर को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि बेरू होता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि हाई रैंक हंटर्स भी उसके मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। अब 2 दिन हो गए थे आंट्स को खत्म करते हुए, पर फाइनली आंट्स का सफाया हो चुका था। लेकिन कुछ आंट्स उड़ते हुए चाइना के समुद्र तट पर पहुंच गए थे, तो चाइना वालों को इस खतरे के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो सब पहले से तैयार थे और अपनी शिप्स को लेकर भी तैयार थे। तभी हमें दिखता है कि एक चाइनीज हंटर शिप में खड़ा होता है और आंट्स के उसके पास आने का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही आंट्स पास आते हैं वो अपनी 2 तलवारें निकालता है और सिर्फ एक अटैक से सारे आंट्स को खत्म कर देता है। ये एक नेशनल लेवल का हंटर होता है। वैसे आपको बता दूं सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर हैं और उनका पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एस रैंक हंटर उनके सामने कुछ नहीं है और ये हंटर उन 5 में से एक है। आप में से जिसको भी इसका नाम पता हो वो कमेंट करके जरूर बताना। फिर अमेरिका में सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें
एक और नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रयू दिखाया जाता है, और ये कोई आम हंटर नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हंटर है। आपने एस रैंक हंटर हुआंग डुआन सुंग का नाम तो सुना ही होगा। इसी के भाई को सीजन 1 में जिनवू ने मार दिया था, तब से वो जिनवू के पीछे पड़ा है। तो यहाँ हुआन डांगसू थॉमस एंड्रयू के गिल्ड का मेंबर था, और थॉमस एंड्रयू अपने मैनेजर से फोन पे बात कर रहा होता है कि डांगसू हमारे गिल्ड का मेंबर है, और अगर मेरे हंटर को किसी ने भी छुआ तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कोरियन माइनिंग टीम को देखते हैं, जो जेजू आइलैंड से माना क्रिस्टल इकट्ठा करने आए होते हैं। उनके साथ कुछ ए रैंक हंटर भी होते हैं, ताकि कोई अंट अगर जिंदा बची हो तो उससे उसकी सुरक्षा कर सके। जब वो माना क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अजीब इंसान दिखाई देता है। वो लोग श्योर नहीं होते कि वो मॉन्स्टर है या इंसान, इसलिए वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक और मॉन्स्टर वहां आ जाता है, और आते ही वो एक चुटकी बजाता है, जिससे जितने भी हंटर वहां होते हैं सारे बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक बीस्ट मोनार्क और एक फॉरेस्ट मोनार्क होते हैं। तभी बीस्ट मोनार्क बोलता है ये उसकी पावर लग रही है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क रिप्लाई करता है, हाँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। तो बीस्ट मोनार्क कहता है जाओ खुद पता कर लो। फ्रॉस्ट मोनार्क रिप्लाई करता है, हम यहाँ सीन क्रिएट करने नहीं आए हैं, हमारा हंट अभी भी जारी है। इतना कह के वो दोनों एक पोर्टल खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर जेजू आइलैंड में शहीद हुए थे उनका फ्यूनरल हो रहा होता है। यहाँ जिनवू भी आया होता है, जो कि अब काफी फेमस हो गया है, तो इसलिए उसके चारों तरफ मीडिया वाले खड़े होते हैं और पूरी दुनिया के लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। यूनू भी वहाँ होता है, जो जिनवू को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर जिनवू वहाँ नहीं होता तो बच्चे कुछ हंटर्स भी जेजू आइलैंड में मारे जाते। फिर जिनवू से चेयरमैन मिलते हैं और वो जिनवू को न्यू गिल्ड खोलने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद चेयरमैन जिनवू से पूछते हैं, क्या तुमने जेजू आइलैंड पर बैरियर वगैरह लगाया था, क्योंकि जो माइनिंग टीम वहाँ गई थी वो टीम अचानक बेहोश हो गई थी, और जब वो होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिनवू कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। उनको लगता है शायद एंड्स ने ही कोई ट्रैप लगाए होंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिनवू अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। तभी अमेरिकन ब्यूरो हंटर का एक बंदा वहाँ आता है, जिसका नाम एडम होता है। वो जिनवू को बताता है कि उसके डिप्यूटी डायरेक्टर को जिनवू से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो आगे बताता है, हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो सिर्फ कुछ गिने चुने हंटर्स को ही पता है। क्या आप प्लीज हमारे साथ ऑफिस चल सकते हैं, वहाँ आराम से बात हो सकती है। पर जिनवू साफ मना कर देता है और कहता है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। जिस पर एडम कहता है, मुझे पता था आप ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए अब हम आपसे इन्फॉर्मेशन छिपाने वाले नहीं हैं। वो आगे बताता है कि हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकता है। हम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये ऑफर देते हैं। ये सुनकर जिनवू इंटरेस्टेड हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद जिनवू माइकल से मिलता है, जो कि वहां के डिप्यूटी डायरेक्टर होता है, जो जिनवू को एक डील के बारे में बताता है। अगर तुम कोरिया छोड़ के हमारे लिए अमेरिका के हंटर बन जाओगे तो मैं तुम्हारी पावर और भी ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा। पर जिनवू कहता है, मैं कैसे मान लूं, क्या ये सच में पॉसिबल है। तभी माइकल एक हंटर को बुलाता है जिसका नाम मिस सेलर होता है। माइकल कहता है, डेमो के लिए तुम्हारी पावर 20 से 30% फ्री में बढ़ा देंगे, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम यूएस सिटीजन बन जाओगे तो तुम्हारी पावर फुल अनलॉक कर दी जाएगी। जिस पर सेलर जिनवू से कहती है, हर हंटर की पावर की एक लिमिट होती है और मैं अपनी एबिलिटी से उसको बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद वो जिनवू का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर वो जिनवू की सोल में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा होता है। अचानक उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। ये सब देखकर मिस सेलर काफी डर जाती है। वो तुरंत जिनवू के हाथ छोड़ देती है और कांपने लगती है, क्योंकि इससे पहले अब तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब देखकर वहाँ के हंटर जिनवू पे गन तान देते हैं। माइकल चिल्लाकर गुस्से में कहता है, गन्स नीचे करो। फिर वो जिनवू से माफी मांगता है। जिनवू भी सोचता है वो इतना डर क्यों गई, आखिर उसने ऐसा क्या देखा। फिर वो लोग मिस सेलर को रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं और जिनवू से कहते हैं, आज शायद मिस सेलर की तबीयत ठीक नहीं है, हमें माफ करना, हम किसी और दिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर जिनवू भी वहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग मिस सेलर से पूछ रहे होते हैं कि आपने ऐसा क्या देखा। वो बताती है कि वो एक किंग है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ हमें चेयरमैन दिखते हैं। उनको एक कॉल आता है। कॉल पर उनको एक बी रैंक गेट की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो अभी अभी खुला है और वो भी बीच सड़क पे, लेकिन उस एरिया में कोई हंटर नहीं था।
अगर किसी को बुलाया जाए तो भी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तभी उनको याद आता है उस एरिया में तो जिन्वू है। वो तुरंत जिन्वू को कॉल करते हैं और गेट की इंफॉर्मेशन देते हैं और उसको वहां जाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है वो गेट एक रेड गेट में बदल जाता है और गेट बंद हो जाता है। अब जिन्वू को भी समझ आ जाता है कि ये एक रेड गेट है। इसका मतलब ये है कि इस बार उसको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बिना समय गवाए जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। और अब सीजन 2 का आखिरी एपिसोड एंड हो जाता है।